मिनट। हाँ, सभी का आपका भी वेलकम और इंट्रोडक्शन करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो फॉर्मली मैं इसकी शुरुआत क्या करती हूँ जरूरत और फिर आपके हाथ में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम एवरीबडी हार्टिली ऑन बिहाफ ऑफ NAPM युवा संवाद। युवा संवाद की इस महीने की श्रृंखला है आजादी के ऊपर। वी आर डिस्कसिंग फ्रीडम इन दिस मंथ, and we are not just looking back at the history of the freedom struggle and how freedom has progressed, but we are also trying to introspect and look for gaps। कहाँ कहाँ किस तरह की चुनौतियां हमें आजादी के ऊपर सोचते हुए हमारे सामने आ रही है, उसको भी देखने की कोशिश हम इस महीने में कर रहे हैं। आजादी की राह पर इस हमारी श्रृंखला में युवा और आजादी, इनके बीच में रिश्ता क्या है, ये समझने की कोशिश हम अलग अलग तरह के लोगों के साथ कर रहे हैं। मुझे लगता है आज का हमारा जो सेशन है वो हम सबके दिलों के काफी करीब होने वाला ऐसा सेशन है, क्योंकि जब आजादी की बात होती है तब हमारी बात रखने की बात होती है, और अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये हम सबके जिंदगी के काफी करीब होने वाली ऐसी चीज है। हमारे नारीवादी आंदोलनों में जब हम तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती है ये गाना गाते हैं, तब नाचना, गाना, फनकारी दिखलाना, हंसना, ये भी हमारे प्रतिरोध के, हमारे एक्सप्रेशन के और हमारे जीने के कितने अहम हिस्से हैं, इसके बारे में हम बातें करते हैं। एक्सप्रेशन in the forms of dancing, singing, laughing, and asking difficult questions are all very integral parts of our being. So I think in so many ways we are actually talking about something that is extremely important in the movement spaces. दूसरा एक स्लोगन आज याद आ रहा है बार बार, जो हमारे क्वियर LGBTQI समुदाय के आंदोलनों से आता है, नारा जिसमें बोला जाता है कि जो भी हमारे खिलाफ हमें मनाही करने वाले सारे लोग हैं, उनके सामने आके ये साथी बोलते हैं कि जुल्मी सरकार खबरदार, तुम्हारे सामने करेंगे प्यार, पितृसत्ता खबरदार, तुम्हारे सामने करेंगे प्यार। तो हमारा जो पॉलिटिक्स है, हमारी जो राजनीति है, हमारी जो सियासत की समझ है, वो इस तरह के प्यार की समझ है। करेंगे पॉलिटिक्स, करेंगे प्यार, योगी मोदी खबरदार, ये नारा आज बार बार याद आ रहा है। और शायद इस नारे को अपनी जिंदगी में बहुत अपने रंगों से भरने वाले और एकदम पूरी तरीके से जीने वाले ऐसे हमारे आज के सारे पैनलिस्ट हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये सत्र आज हम NAPM युवा संवाद के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी आज की मॉडरेटर हमें मिली है सबिका। हम सबिका को अलग अलग वीडियोस और उनके कविताओं के द्वारा पहले से जानते हैं, तो उनकी बहुत लंबी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन सबिका एकदम ब्रीफली मैं बताती हूँ आपको। शी इज अ परफॉर्मेटिव पोएट। हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पे, रस्तों पे आके वो अपनी कविताएं जो है वो प्रेजेंट करती है। शी इज द फाउंडर ऑफ सरे राहगुजर पोएट्री ऑन द स्ट्रीट्स। शी इज अ ट्रांसलेटर, स्टोरी टेलर, थिएटर आर्टिस्ट एंड एन अल्टरनेटिव एजुकेटर हु स्टडीड टू बिकम अ हिस्टोरियन। तो उनकी हिस्ट्री की समझ, उनकी कलाओं की समझ, भाषाओं की समझ भी हमें उनकी कविताओं में दिखती है। I'm very happy to welcome you, Sabika, and all the other panelists. Now I hand over to you.
बहुत बहुत शुक्रिया राही, बेहद शुक्रिया NAPM का कि ये अहम बातचीत उन्होंने ऑर्गेनाइज कराई, बिकॉज दिस डायलॉग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी आज के दौर में, आज के वक्त में, क्योंकि और इसका जो थीम है, खासकर जो आज़ादी के ऊपर जो इसका जो थीम है, और इस पूरे महीने आज़ादी और युवा का उसमें जो किरदार है, युवाओं का जो उसमें किरदार है, उसके बारे में हम लोग गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। इसलिए खासकर क्योंकि आज़ादी एक वो जो हमें 1947 में मिली, एक आज़ादी जो हमें 1947 में मिली, कॉलोनियलिज्म से मिली, अंग्रेजों से मिली। ये नहीं कहेंगे कि अंग्रेजी सिस्टम से मिली, अंग्रेजी कानूनों से मिली, मगर फॉर्मली हमारा मुल्क आजाद हो गया। मगर आजादी के बारे में यही एक चीज है, आजादी जो है वो इंस्टेंट नहीं होती, नूडल्स की तरह या उन क्रीमों की तरह जो दी जाती है ना इंस्टेंट ग्लो के लिए। आजादी इंस्टेंट नहीं होती, आजादी किस्तों में मिलती है। आजादी को मेंटेन किया जा सकता जाता है, और हर गांव के ऊपर जो जंग आजादी है, ऐसा मालूम होता है हमारे मुल्क के लिए 1947 में सिर्फ शुरू हुई। अभी भी हमें आजादी मांगी, ना जाने कितने मजदूर बुरे वर्किंग कंडीशन से, वर्किंग आवर्स से, पुअर वेजेस से, इनफॉर्मेलिटी से आजादी मांग रहे हैं। ना जाने कितने लेखक अपने मन की, अपने जहन की बात को लिखने के लिए आजादी मांग रहे हैं। ना जाने कितने हाशिए पे खड़ी कौमें सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए, सांस लेने के लिए आजादी मांग रही है। ना जाने अलग अलग जेंडर्स के लोग, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग सिर्फ अपने आप को असर्ट करने की, अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाने की, या सिर्फ जीने की, या सिर्फ रोटी कपड़ा मकान होने तक की आजादी मांग रहे हैं, सुविधाओं की तलब कर रहे हैं। तो 1947 के बाद से तो हमारी ऐसा लगता है कि असल जंग आजादी शुरू हुई है, और 74 साल गुजरे हैं, मगर अब भी मुल्क के हर कोने कोने में जंग आजादी बरकरार है। और ये आजादी इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए हम लोग इसके लिए हर वक्त रेजिस्टेंस कर रहे हैं, हर वक्त ये नारे लगा रहे हैं। कहा जाता है ना कि क्यों तुम लोग की जनरेशन, युवाओं को बार बार कहा जाता है तुम लोग की जनरेशन ही ऐसी हो गई है जो कि अब चाहती ही नहीं है कि आजादी जो कि कुछ सुनना ही नहीं चाहती, हर वक्त आजादी आजादी, मत तुम किससे आजादी मांगो। हम लोग से सवाल बार बार पूछा जाता है युवाओं से, खासकर छात्र आंदोलनकारियों से, कि तुम आजादी किससे मांग रहे हो। तो हम ये कहते हैं कि हम आजादी ब्राह्मणवाद से मांग रहे हैं, हम आजादी सांप्रदायिकता, हम आजादी कॉलोनियलिज्म, हम आजादी कैपिटलिज्म से मांग रहे हैं, हम आजादी पूंजीवाद से मांग रहे हैं, हम आजादी सत्ता से मांग रहे हैं, हम आजादी घृणा से मांग रहे हैं, हम आजादी नफरत से मांग रहे हैं। और हमारे आजादी मांगने के तरीके वो हैं जिनसे आप खौफ खाते हैं। You are scared of the tools that we use to ask for our freedom to crack a joke, our freedom to write poetry, हमारी आजादी गाना गाने के लिए, हमारी आजादी रात सड़कों पे चलने के लिए, हमारी आजादी बिना कागज बार बार दिखाए हुए इस मुल्क के नागरिक बने रहने की, हमारी आजादी किसी भी जात से होने के बाद भी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने की, हमारी आजादी के हमें दर दर वजीफों की दरकार ना करनी पड़े, हमारी आजादी के ये जो आजादी है, हमारी दोस्ती की आजादी, प्यार की आजादी है। दे थिंक कि हम कि वो हमसे ये आजादी लेंगे। वो खौफ खाते हैं कि हम कॉमेडी कर सकते हैं, वो खौफ खाते हैं कि हम कविताएं लिख सकते हैं, वो खौफ खाते हैं कि हम आर्टिकल, वो खौफ खाते हैं कि हमें सियासत करनी आती है, वो खौफ खाते हैं कि हमारे पास अपने खुद की पॉलिटिक्स है, वो खौफ खाते हैं कि हम सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते हैं, वो खौफ खा so they're really scared of our innovation, they're really scared of the creativity that we bring, they're really scared of हमारी सरफरोशी। Every nation really likes citizens to just put their heads down and continue doing what the majority expects them to do, what oppressive system expects them to do। और यहीं पे युवाओं का किरदार आता है कि जो हमें मिला है हमसे पहली वाली जनरेशन से, उसको हमें संभालना है, और जो उसमें कमियां थी उसको और बेहतर बनाना है, ताकि जो परेशानियां हमने झेली हैं वो आगे वाली जनरेशन ना झेले। और आगे वाली जनरेशन तो छोड़ दीजिए, बल्कि हमें ही रोजमर्रा की जिंदगी में ना झेलनी पड़े, रातों की नींदें ना हराम करनी पड़े, हम लोग की जवानियां जो बर्बाद कर रहा है ऑप्रेसर, वो ना हो कि हम मजे नहीं कर पा रहे हैं, वगैरह वगैरह। सो आजादी, there are 2 points that I would like to make is आजादी is not instant, it takes time, it is a process, it's like a tapestry that we are weaving together। फैज ने भी जो सुबह आजादी की बात की थी वो यही थी कि दाग दाग उजाला ये शब्द शहर के इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं
कि वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार, कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। So this the morning that we are awaited of आजादी, it's definitely not that, and it is our responsibility, हम मतवालों की, हम इश्क मोहब्बत करने वालों की, गाना गाने वालों की, कविताएं लिखने वालों की, धरने देने वालों की, अम, ये काम है कि वो जो दाग दाग उजाला है उसको और रोशन किया जाए। और तकलीफ की बात ये है कि जिस जो हम लोग यौम आज़ादी मनाएंगे और इस वक्त न जाने कितने युवा हमारे मुल्क के जिन्होंने हक की बात की, मोहब्बत की बात की और इसी आज़ादी को अपहोल्ड करने की बात की, आज वो जेल में है, जिसमें से न जाने कितने हमारे दोस्त आज जेल में हैं और वो आज़ाद नहीं है। और कल संभाजी ने एक बात कही थी एक मीटिंग में, और उन्होंने, वो संभाजी एक काफी एंटी कास्टिज्म के बैलेडियर है, बहुत ही पावरफुल आवाज है, और उन्होंने बोला था ये कि यकीनन जेल में सब है, जो जेल के अंदर आयरन की, जो लोहे की सलाखों के पीछे है, वो भी जेल में है, और हमारा मुल्क, वो सारे लोग जो मुल्क बाहर हैं वो भी जेल में, वो भी जेल में है, एक आइडियोलॉजी की जेल में है, वो नफरत की जेल में है, और हम लोग सब बस लड़ रहे हैं उस जेल से निकलने के लिए। तो बिना अपने आप को इतना समय दिए हुए आज हमारे पास हमारे साथ तीन बेमिसाल साथी जुड़े हुए हैं, जिनके काम से आप हम सब मुतासिर हुए हैं। We all have heard of their work, we all know the kind of incredible work that they are doing, and आज हम उनसे सुनेंगे कि युवा होने के नाते उन्हें क्या लगता है कि युवाओं की क्या जिम्मेदारी है, वो जो भी आर्ट या जो भी उनका प्रोफेशन है जिसे वो प्रैक्टिस करते हैं, वो कैसे इस्तेमाल हो सकता है आजादी को अपहोल्ड करने के लिए। सबसे पहले हम अग्रिमा के पास जाएंगे। अग्रिमा, सबने अग्रिमा का नाम सुना है, शी इज इनक्रेडिबल कॉमिक, लखनऊ की हैं, जो अब बॉम्बे में जाके रही हैं, और थक गई हैं ये सुन सुन के, इस ये सवाल सुन सुन के कि बताइए कैसा लगता है एज अ वुमन कॉमिक। लेकिन हम उनसे ये सवाल नहीं पूछेंगे, सबसे हमारा सवाल ये है दैट एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि व्हाट रोल कैन वी प्ले इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो, जहाँ पे हमारे हल्क के ऊपर ताले लगाए जा रहे हैं, हमारी मुस्कुराहटों के ऊपर ताले लगाए जा रहे हैं, और किस तरीके से यू एज अ कॉमिक, और हाउ कॉमेडी or humor plays an important role in ensuring that we stay free. Agrima. Hi, Sapika. First of all, I feel like where comedy is right now is the natural evolution of how comedy, stand-up comedy, begins and starts growing in a particular community. जैसे कि शुरू में जब स्टैंड अप कॉमेडी आई थी तो लोग आके स्टेज पे, मंच पे आके दे वुड जोक अबाउट रोजमर्रा की चीजें, जैसे कि हमारी कुछ लोग अपनी बीवियों से थके हुए थे, कुछ लोग अपनी शादियों से थके हुए थे, कुछ लोग अपने बॉस से थके हुए थे, और इन सब बातों पे जब तक हम लोग चुटकुले मना रहे थे तब तक पीपल वर ओके, एंड देन यू रियलाइज that the things that you talk about, that the stuff that you bring to the stage is stuff that affects your daily life. And as soon as the comedians, आपने देखा होगा कि स्टैंड अप कॉमेडी से किसी को प्रॉब्लम नहीं थी पहले, जैसे ही कॉमेडियंस, जैसे कामरा जैसे कॉमेडियंस ने जैसे ही न्यूज के बारे में जोक्स करने शुरू किए, और अगर जब आप पॉलिटिक्स पे जोक्स करोगे तो यू विल मेक फन ऑफ द पीपल इन पावर ना, आप उन लोग का मजाक तो नहीं उड़ाओगे ना जो पावरलेस है। जैसे कॉमेडियंस ने वो करना शुरू किया तब से उनको स्टैंड अप कॉमेडी से प्रॉब्लम है। ये सब जो हम पे इल्जाम लगाए जाते हैं दैट वी आर हर्टिंग कल्चर, वी आर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ये सब, these are all distractions. What they are upset about is the fact that why are you making fun of the people in power? Why are you making fun of the center? मतलब you don't make fun of the people in power, who will you make fun of people below you? That is just bad taste. That is just you know, I don't consider that, personally I don't consider it comedy. If it's funny to some people, it's for them to decide. मेरे लिए तो वो बिल्कुल funny नहीं है। जो चीज मुझे funny लगती है मैं उसके बारे में बात करूंगी। और अभी कभी कभी आई लुक एट द हेडलाइंस, जैसे वरुण ग्रोवर ने अपने एक सेट में बोला था कि वो कॉमेडी लिखते हैं और 2-3 हफ्ते तक वो ओपन माइक में आके ट्राई करते हैं, और जब तक वो ओपन माइक से लेके जब तक वो कॉमेडी मटेरियल रिकॉर्ड होता है तब तक वो चीज समाचार में हो जाती है।
you know, that becomes a news headline. So that's what. So now what I feel is that anyone who talks about politics in their comedy is considered, I don't know, they keep trying to discredit you. They keep trying to tell you that you're not funny, you're not actually doing stand-up comedy, you're doing politics. I think it is, if it's funny, it's funny. अब यूपी में अगर मेरे को पता चला है न्यूज में that 3 women got vaccinated in UP, but they didn't get COVID vaccination, they got rabies vaccination instead. If I don't find that funny, I don't know if मुझे तो लगता है funny है. अगर किसी और को नहीं लगता है funny तो आप हंसो मत ना. Why are you stopping us from making that joke? As simple as that. So that is all. So where stand-up comedy is in India, I think it's a very natural place for it to be in right now. And the people who are trying to claim that stand-up comedy is you know, the end of culture, the end of Indian sensibilities, they're not looking at stand-up comedy as what it should be looked at. That's all. सविका आप म्यूट पे हैं. सविका आपको अनम्यूट करना. बहुत 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 माफी. हाँ जी जी जी. नहीं, हमारा सवाल ये था कि अभी हम देख रहे हैं that so many young people have started using memes and comedy and humor as a form of you know, resistance. काफी ज्यादा, मतलब अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन भी हमने देखा, वर्चुअल स्पेस में भी, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी ना हो लेकिन रील्स के माध्यम से या फिर मीम्स के माध्यम से काफी सारे युवा इस्तेमाल करते हैं. So how do you think yuva, the youth is what tools are the youth using these days, and how are they enabling a sense of freedom of expression amongst the society, in the society? So there is also a restriction there also, Sabika. There are very few people. I know what you're talking about. There are a lot of young people, or maybe I don't know enough of them. So there is Karima Barry and all. They all do, and even Kusha Kapila. They do Instagram reels, they do YouTube comedy, and some of them are very politically aware. But a lot of the times I've noticed that you are only allowed to do comedy as long as it's comedy about like things they see parents say, things that you know, the youth, even a lot of these meme pages, I'm sorry to say, Sabika, there are meme pages that are really good that talk about, like there is Andheri, I'm sorry to be using that word, but Andheri shit posting करके एक पेज है. वैसे meme pages जो हैं जो actually news satire करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे meme pages भी हैं जो मेरे ख्याल से काफी punch down भी करते हैं. And I don't want to judge them, but मैं ये कहना चाहूंगी कि there is racism, there is sexism, there is misogyny in most of these meme pages and इतना भर के that and they usually target women, they target the oppressed, they target casteism. So I understand right now how much you know, the power of a joke. It can either add to the narrative against a group of people, like they used to, like I don't want to talk about the current scenario, but like metaphor ke hisab se I'll tell you like how during the Holocaust they used to make these very cruel cartoons of can you guys still see me? Is my internet still working? I think it's gone. Yeah, okay. So during the Holocaust, they used to make these really cruel cartoons and they used to make these really cruel caricatures of the Jewish community. And that led to demonizing of the same community. So अगर कोई एक community है जिसको already demonize कर रखा है government ने, या फिर not government, say समाज ने, and अभी तो हमारा, I don't even want to talk about how the earlier all of this demonization of a certain community, I don't want to name the community also because I will be honest, I don't feel free enough to say the things I want to say freely on a public platform. But if you talk about it, say any minority community जिसको already demonize कर रखा है समाज ने, उसके अगेंस्ट अगर कोई कुछ बोले तो उसके लिए पूरी आजादी है लोगों के पास. उसके अगर if you want to make a joke or a meme in bad taste against an already oppressed community, there is absolutely no repercussion, and many of these meme pages do that. आपने देखा होगा उस बहुत सारे ऐसे meme pages है जो jokes बनाते हैं कि there used to be this one horrible joke that was being passed around. I'll give you an example. This is 4 or 5 years old. When meme pages पे दिखाते थे कि they would show a girl
with a dark skin, or she was probably not considered conventionally attractive or whatever, and they used to go like tag a Rahul who has to marry her. The funny joke was that the girl is fat and dark according to them. That's what they think is funny, and this is what massively is happening on the internet. So even if I say that I'm very sorry to say that as much as those Insta reels and those the comedy satire is becoming democratic for people and more people are using it, I've noticed that it has led to more horrible things being said than actual, and people who are speaking the truth, they are being shut down more and more, is what I have noticed now. For example, Priyanka Paul. Priyanka Paul is she's an artist, and she makes cartoons that talk about inequality. Not cartoons, sorry, illustrations. And she is heavily targeted by such meme pages. And उनके लिए बहुत funny, उनको लगता है ये funny है. तो मैं क्या बोलूं इनके बारे में? So I feel like there are people who are aware. Exactly. There are people who are aware now, but they don't. I don't know the power of a joke. And if you're using the power of a joke to just so now what they have and these people never receive any outrage. The outrage is always against who? The outrage will be against a comedian who has probably said something against Amit Shah. The outrage will be against a comedian who said something against a corrupt government. I don't want to name the government. आप लोग खुद decide करो कौन सी government. There you go. हाँ, yeah, absolutely. I think it works both ways. के मतलब अभी हमने recently भी news में देखा कि जब humor है तो और जब tool है हाथ में तो दोनों तरफ के युवा उसका इस्तेमाल करेंगे, and there will be a group of young people. ये idea हमारे जहन में कि युवा हमेशा हक का साथ देते हैं या सच का साथ देते हैं is also needs to be questioned and engaged with, क्योंकि ये बात सच है कि नफरत को भी धूल और नफरत को भी आग देने वाले to add flame to add oil to fire, it has always been young people जो कि हमेशा आगे आगे धरनों में रहेंगे जीनोसाइडल नारे लगाने के लिए, जीनोसाइडल या रिप्रेसिव और होमोफोबिक और इस्लामोफोबिक मीम्स बनाने के लिए या कास्टिस्ट रील्स बनाने के लिए, and we see that on a daily basis absolutely. And जितना ज्यादा कोई भी स्पेस ऑफ एक्सप्रेशन या कोई भी टूल ऑफ एक्सप्रेशन जितना ज्यादा एक एफर्मेटिव टूल है हक की लड़ाई करने के लिए, there are always chances that it will be used to propagate hate. तो नफरत को भी आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. तो ये बस ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी तरफ वाली बातें जो हक परस्ती की है, मोहब्बत की है, मिलनसारी की है, न्याय की है, उन बातों को हम आगे कैसे ले जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं. We will come back to Agriba and ask about. I want to come back to you again and ask about how do you see accountability in this space. मतलब आप किस तरीके से देखते हैं कि हम इस स्पेस में, जैसा कि आपने बोला कि आउटरीच ऐसे ही होता है, तो हाउ डू समटाइम्स आई हैव सीन दैट देयर आर आल्सो कोट अनकोट वोक कॉमिक्स जो कि काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चीजों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हम वोक लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते. मतलब आई नो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे कॉमिक्स हैं जो हक परस्ती की बात एक तरफ करते हैं लेकिन फिर भी वो ट्रांसफोबिक जोक्स क्रैक करते हैं या होमोफोबिक जोक्स क्रैक करते हैं. तो आपने नोटिस किया होगा कि उन्होंने वो अगर वो ट्रांसफोबिक जोक क्रैक करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि उनकी ट्रांसफोबिक जोक की वजह से कोई आके उनका वेन्यू नहीं तोड़ता है, कोई आके उनको जलाने की कोशिश नहीं करता, कोई उनको डेथ थ्रेट्स नहीं भेजता है. मैक्सिमम क्या होता है, आउटरीच होता है ट्विटर पे, लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट यू शुड एक्सेप्ट दैट व्हाट यू सेड. दैट्स द मैक्सिमम दैट हैपेंस. आई डू नॉट लाइक दिस इक्विवेलेंस वेयर दे ट्राई टू से कि नहीं दोनों साइड से बहुत सारा हमारे को ऑप्रेस, हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑप्रेस किया जा रहा है. नहीं, दैट इज नॉट ट्रू. जो लोग, the people who are in power, the establishment can, if they think that you are hurting the religious sentiment of the majority, the repercussions are much worse. You can directly be thrown into jail without any trial, without any case. That's what happened with Munawar. Whereas the people who have made casteist jokes, maximum there was outrage on social media for some time, and we basically were people were basically saying that you at least accept that what you said is problematic in a way. That's the maximum. So it is, that's all I would like to say on that. Yeah, I think absolutely. ये तो सच है कि जब वो कास्टिस्ट और ट्रांसफोबिक जोक्स क्रैक करते हैं तो उनको ऐसे कोई डेथ थ्रेट्स या रेप थ्रेट्स वगैरह
या फिर उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस नहीं लगते हैं, which is a risk that बिल्कुल everyone runs. I meant to ask the sense of accountability कि जो कॉमिक्स क्रैक करते हैं इस तरीके के जोक्स जो कि ऑप्रेसिव हैं, are there systems of accountability that are in place within the comic see you circles can run see by you can young people? So I'll tell you what. So the deal is that the stand-up comedy, when it comes to the face of a stand-up comedian, it's very public. So if somebody who's a stand-up comedian has made a transphobic joke or an anti-caste joke, you can still target them. लेकिन आप इतने सारे जो faceless, nameless meme pages हैं, आप जाके देखिए वहाँ पे किस तरह का कंटेंट उन्होंने वहाँ पे फैलाया जा रहा है कि कॉमेडी के नाम पे वो लोग क्या क्या करते हैं, कैसी कैसी चीजें बोलते हैं. एंड दीज आर नॉट स्टैंड अप कॉमिक्स, दीज आर यूट्यूबर्स. आपके यूट्यूबर्स पे ही देख लीजिए किस तरह के जोक्स कर रहे हैं वो लोग, जैसे कि कैरी मिनाटी वगैरह वगैरह. उनको कोई मतलब देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर देम, देयर इज नो वे दे कैन, बिकॉज उनका फैन बेस ही ऐसा है. एटलीस्ट विद द केस ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियंस, बिकॉज देयर फैन बेस इज supposedly progressive in nature. They are people who believe in equality and an equal society. Perhaps that's why they are held accountable. But how can you hold a meme page accountable when maximum following of this particular meme page or this particular YouTuber is a group of people जिनकी mentality same है, उनकी same मानसिकता है कि हाँ इन लोगों का मजाक तो उड़ाना चाहिए क्योंकि ये लोग हमसे नीचे. That's the mentality. तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए? मैं उन लोगों के लिए I cannot speak for them. But I'll go back. We'll come back to this later. Hello. Yeah. So, sorry, you got frozen. You said So you I were going to think, come back to me later on this. हाँ, तो आई थिंक थैंक यू अग्रमा. ये बात एकदम सही है जैसा कि अग्रमा ने भी मेंशन किया कि जिस तरीके से ह्यूमर अगर इस्तेमाल हो रहा है समाज की कुरीतियों को या खराब नीतियों को हमारे देश के सामने लाने के लिए, उतना ही ज्यादा ह्यूमर का इस्तेमाल किया जा रहा है टू oppress and marginalize communities that are already marginalized. लेकिन humor has always been cartoons, humor, illustration, stand-up comedy has always been used as a tool, और हमेशा एक बेहतरीन तरीके से उसने आंदोलन में काफी साथ दिया है चीजों को सामने लाने का और बेहतर तरीके से बातों को आगे रखने का. अब हम अपने दूसरे पैनलिस्ट की तरफ जाते हैं. मनदीप से सवाल पूछते हैं. मनदीप का इंट्रोडक्शन दे दें. He doesn't need any introduction. मनदीप एक पैशनेट इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है हरियाणा से, और वो फ्रीलांस रिपोर्टर की तरह काम करते हैं कैरावान मैगजीन और जनपद के साथ, along with many other news channels. और उन्हें आप सबने पढ़ा होगा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन किया था क्योंकि उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट की असलियत, फार्मर्स प्रोटेस्ट के समर्थन में उनका जो सपोर्ट में जो सच्चाई बयान की थी सिंघू बॉर्डर पे, और ही वाज डिनाइड बेल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और कम से कम मतलब वो 2 हफ्ते 15 दिन क्या आसपास वो जेल में रहे. तो मनदीप, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमने देखा है कि इस टाइम के ऊपर जिस समय पे इतना ज्यादा जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है, उरूज के ऊपर है, और किस तरीके से सिस्टम बार बार कोशिश करता है कि हक की आवाज को, सच्चाई की आवाज को दबा दिया जाए, उसकी गूंज को खत्म कर दिया जाए. हमने देखा है कि हर जगह के ऊपर यंग रिपोर्टर्स, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट सच्चाई सामने कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं. चाहे वो एंटी CNRC प्रोटेस्ट के टाइम के ऊपर हुआ हो, चाहे वो आदिवासी के जो मूवमेंट्स या वर्कर्स राइट्स मूवमेंट्स या फार्मर्स राइट्स मूवमेंट है, उसमें जितने भी युवा पत्रकार, इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं जो जाबाजी के साथ अपनी बात को आगे रख रहे हैं. और अब जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं, हम सब ने देखा है कि वो एक तरीके से बिक गए हैं. जितने भी मेन स्ट्रीम बड़े मीडिया चैनल्स हैं उनके तो ईमान जर्फ सब कुछ बिक गए हैं, और ऐसा लगता है कि अभी जो सच्चाई हम तक पहुंचाने का दारो मदार है वो इंडिपेंडेंट पत्रकारों के ऊपर है. तो आप बताइए कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट पत्रकार ऑपरेशन और मार्जिनलाइजेशन फेस कर रहे हैं और अपना किरदार निभा रहे हैं इसको आगे ले जाने के लिए. और बहुत ही विल बी ऑनर्ड अगर आप साझा करें अपना एक्सपीरियंस व्हाइल रिपोर्टिंग ऑन दीज इश्यूज, और किस तरीके से आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई और किस तरीके से सच को छुपाने की कोशिश की गई.
जी, शुक्रिया साबिका और एनएपीएम युवा संवाद का जो मुझे मौका दिया। मैं बस एक बार चेक करना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ साफ आ रही है? एक बार आप बता दें प्लीज़। जी, मनदीप एकदम साफ हाँ, आ रही है, एकदम। जी हाँ, जी। धन्यवाद। जी, शुक्रिया। तो अगर हम पत्रकारिता की ही बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट करना जोखिम भरा काम है, लेकिन सबसे ज़रूरी काम है। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट करना जोखिम भरा काम है, लेकिन सबसे ज़रूरी काम है और भारत में आज आप देखेंगे तो ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग बहुत कम होती जा रही है और जो लोग ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको जो पावर है, वो लगातार परेशान करती है और साथ में जिनके विचार पावर से मिलते हैं, वो भी परेशान करते हैं, वो लोग भी परेशान करते हैं। मैं इसका जो अपनी अपनी बात शुरू करना चाहूँगा, द कैरावन मैगज़ीन के हमारे साथी रिपोर्टर थे प्रभजीत सिंह और उनके उनके साथ असिस्टेंट फोटो एडिटर भी कैरावैन के गए हुए थे। तो वो सीएनआरसी के समय पर जो दिल्ली में हुआ उसको कवर कर रहे थे। तो जो हमारे एक हिसाब से जो जो सत्ता पक्ष के हाँ में हाँ मिलाने वाली जो भीड़ है, उसने उन दोनों को घेर लिया और उनके साथ मारपीट की। ये जो बात है ये 2019 की है। 2019 में ही लॉकडाउन लग जाता है, कोरोना लॉकडाउन और उसमें प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ लौटते हैं। तो वो सारी जो आपने देखा जो तस्वीरें जो आपने देखी और जो वीडियोज़ आपने देखे, वो सब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ही ज़्यादातर उसमें उसमें कवर कर रहे थे। तो ऐसे ही पत्रकारों पर यूपी सरकार कोरोना लॉकडाउन के दौरान 55 पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज करती है। 2018 का एक केस मैं साझा करना चाहूँगा जिसमें नमक रोटी का जो जिसको इश्यू बोला गया जिसमें मिड डे मील में उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में रोटी नमक के साथ रोटी परोसी जा रही थी, तो उसकी रिपोर्टिंग पवन जायसवाल नाम के वहाँ के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने की, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। ऐसे ही मैं हाथरस जो दलित बेटी के साथ जो रेप हुआ था, दलित लड़की के साथ, तो उसके और उनकी जो हत्या हुई, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए केरला के जर्नलिस्ट कपन सिद्दीकी साहब रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, तो उनको वो अभी तक जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिला है। और उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया है, तो वो भी ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट करने गए थे। तो आप देखेंगे कि जो लोग ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट करने जा रहे हैं, उनके ऊपर सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। अगर इसी तरीके के आप क्रैकडाउन्स को आप अ, सीपीजे एक कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है और सीएएजे है। वो लोग हर साल अपनी रिपोर्टें जारी करते हैं। तो सीएएजे जे की जो कमेटी है, कमेटी अगेंस्ट असोल्ट्स ऑन जर्नलिस्ट, उसका मैं आपको एक चीज़ का ज़िक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने डाटा के दौरान पाया कि जो ज़्यादातर हमले थे जो पत्रकारों के ऊपर हुए, वो गाँव जवार से और ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट करने वाले पत्रकार थे जिनके ऊपर हमले हुए। ज़ाहिर-सी बात है कि जो स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग अपने बड़े-बड़े टीवी चैनलों में करते हैं, उनके ऊपर उस तरीके के हमले नहीं होते हैं। उनको कोई जो माफिया होता है, वो उनको नहीं मारता है। उनको एक जो सरकार है, वो पकड़ के जेल में नहीं देती है, उनके ऊपर यूएपीए नहीं लगाए जाते हैं और उनको जो लोकल प्रशासन है, वो उनको तंग नहीं करता है। ऐसे ही अगर आप किसान आंदोलन की बात करें, तो किसान आंदोलन में आप देखेंगे तो एनआईए ने नोटिस भेजे पंजाब के पत्रकारों के ऊपर। इवन जो 26 जनवरी को जो पंजाब के पत्रकार थे, दिल्ली में कवर करने गए, तो उनको भी एनआईए ने नोटिस भेजे और इन्वेस्टिगेशन जॉइन करने के लिए बार-बार तंग किया। उसी कड़ी में एक मेरा भी 30 जनवरी को मेरी गिरफ्तारी हुई। 29 जनवरी को वहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे थे बीजेपी, आरएसएस के लोग, तो उनको मैंने आइडेंटिफ़ाई किया, उनके नाम मैंने पब्लिक कर दिए और उनके जो जिस पद पर वो बीजेपी में काम कर रहे हैं, वो सब मैंने बताया। तो उसकी एवज़ में 30 तारीख को दिल्ली पुलिस मुझे गिरफ्तार करती है और मुझे जो पुलिस कस्टडी है उसमें टॉर्चर किया जाता है। तो मेरे बाद आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक लव कुश दहिया हैं, उनको उनको उठाया जाता है, वो भी पत्रकार हैं। जैसे ही अडानी के जो साइलोज़ के ऊपर करनाल के उप्पल
आकर्षण उपल पत्रकार हैं, उनके ऊपर हमला होता है, उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है, लेकिन वो किसी तरीके से बच जाते हैं और वो लगातार 2 महीने तक वो बिस्तर पर ही रहे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब कोई पत्रकार ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट करता है, तो उसके लिए चैलेंजेस बहुत हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे मुश्किल काम है, लेकिन सबसे ज़रूरी काम है पत्रकारिता के लिए। और अभी के लिए वैसे मैं मानता हूँ कि पत्रकारिता का कोई गोल्डन पीरियड नहीं रहा कभी भी। पत्रकारिता ऐसे ही रेंगते हुए ही चली है और ऐसे ही मतलब मैं तो बल्कि पत्रकारिता को या जर्नलिस्टों को रूलिंग क्लास टूल तक भी बोलता हूँ कि वो रूलिंग क्लास टूल हैं। लेकिन फिर भी पत्रकार कई हद तक अब जो ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट करते हैं, वो अच्छी भूमिका निभाते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वैसे मतलब कोई गोल्डन पीरियड ना होने के बावजूद भी ये सबसे खराब दौर है पत्रकारिता का। पत्रकारिता का सबसे खराब दौर यह इसलिए है क्योंकि इस समय में लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं। उन्हें सत्ता पक्ष की जो समर्थित जो भीड़ है वो लगातार उनके ऊपर हमले करती है। प्रशासन उनको तंग करता है, उनके ऊपर केस दर्ज करता है, उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। यूएपीए तक पत्रकारों के ऊपर लगा दिया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यह पत्रकारिता के लिए सबसे खराब दौर है। थैंक यू मनदीप। मनदीप ने आपने जो हमारे साथ ये बात साझा करी कि हाउ इन द पास्ट फ्यू डेज पास्ट फ्यू इयर्स पत्रकारिता कितनी मुश्किल हो गई, हाउ जर्नलिज्म हैज बिकम सो डिफिकल्ट। ये पत्रकारिता के लिए, जर्नलिज्म के लिए हाउ इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट है उनके बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है, बट दोज हु आर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट उन्हें झेलना पड़ा है। Mandeep has mentioned 3-4 cases. He has mentioned how Roti Namak case में Pawan Jaiswal had to face ramifications because he exposed that in the name of midday meals, kids were being served, children were being served rotis with salt only. Then how Siddiq Kapan remains behind bars. He was not even allowed to attend the last rites of, could not even meet his mother for the last time, his ailing mother for the last time. Then, and how he had to face the same thing. And every time you try to report from ground zero, every time you try to, put the reality forward, तो सरकार हमेशा, सिस्टम हमेशा ऊपर से लेके नीचे तक बैठा रहता है आपकी आवाज को दबाने के लिए, टू कर्ब योर वॉइस, टू एंश्योर दैट द ट्रूथ डजंट कम आउट। लेकिन फिर भी मनदीप जैसे लोगों, शुक्रिया मनदीप, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप किस तरीके से इतनी तकलीफों, इतनी परेशानियों के बाद भी, जुल्म के बाद भी, इतने डर के माहौल में भी पीपल लाइक यू एग्जिस्ट। आप जैसे लोग, आप जैसे पत्रकार मौजूद हैं जो कि बात को और सच्चाई को अभी भी सामने लेकर आ रहे हैं। तो बंदी, आपको क्या लगता है दैट हाउ कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे युवा जो है, जो आम नागरिक है, वो इंडिपेंडेंट पत्रकारों को सपोर्ट कर सकता है ताकि सच्चाई का झंडा ऊंचा रहे, ताकि सच्चाई हम तक पहुंचती रहे ग्राउंड जीरो से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो पत्रकारिता आप जो मेन स्ट्रीम देखते हैं, जो बड़े चैनल आप लोग देखते हैं, तो उनका आपको एडवर्टाइजमेंट मॉडल समझना पड़ेगा कि उनको जो एक हिसाब से जो पैसे मिलते हैं, जो विज्ञापन मिलते हैं, वो कॉर्पोरेट हाउसेज से मिलते हैं और दूसरा सरकार से मिलते हैं। चाहे वो बड़े अखबार हों या बड़े टीवी चैनल हों या बड़ी वेबसाइट्स हों। तो एक हिसाब से वो रूलिंग क्लास टूल ही हैं, क्योंकि उनको पैसे कॉर्पोरेट हाउसेज और सत्ता दे रही है, ये सरकारें दे रही हैं, तो वो उन्हीं के ही हक में भुगतेंगे और उन्हीं के ही हक में काम करेंगे, सत्ता और कॉर्पोरेट हाउसेज के। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो मेहनतकश आवाम है हमारे देश का, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो या फिर माइनॉरिटीज हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, शोषित तबका हो, वो इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट नहीं देता है। किसान कभी भी टीवी चैनलों में, अखबार में अपने गेहूं बेचने की एडवर्टाइजमेंट थोड़ी नहीं देता कि मेरे खेत में मैंने नेचुरल फार्मिंग की है, तो आप हमारे 40 क्विंटल गेहूं खरीद लीजिए इतने के दाम पे। वो नहीं देता, ना अखबार में देता है। बड़े बड़े व्यापारी देते हैं कि हमारा हीरो का मोटरसाइकिल खरीद लीजिए, हमारी फलानी कार खरीद लीजिए, और या फिर सरकार देती है कि मोदी जी ने फ्री वैक्सीन लगवा दी हैं, या फिर सरकार ने ये अच्छा काम कर दिया, वो अच्छा काम कर दिया। इस तरीके के विज्ञापन सरकार देती है, कॉर्पोरेट हाउसेज देते हैं। तो एक हिसाब से जो हमारा जो गांव देहात
का जो किसान है, मजदूर है, आदिवासी है, तो वो तो विज्ञापन देता ही नहीं, तो उनकी बात कौन करेगा? उनकी बात जो ग्राउंड ज़ीरो पे जो पत्रकार हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो कि कॉर्पोरेट हाउसेज़ और सरकार दोनों से ही विज्ञापन नहीं लेते हैं, वो लोग करेंगे। मुझे लगता है कि कोई डिस्टर्बेंस है, किन्हीं का माइक ऑन है। एक बार हाँ, तो जिसका भी माइक ऑन है प्लीज बंद कर लीजिए। हाँ, अब शायद मुझे लग रहा है कि ठीक। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो जितने भी मीडिया हाउसेज़ हैं, छोटे-छोटे जो किसी के भी सरकार या फिर किसी कॉर्पोरेट हाउस के विज्ञापन से नहीं चलते हैं, वो वही आज के समय में आवाम की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी और जैसे क्वीर एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हो गए, उन लोगों की बात कर रहे हैं। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए मेरे पीछे कोई हर्ज नहीं मनदीप, प्लीज गो अहेड। है अभी। तो मैं अभी प्रेस को उसी में मैं एक छोटी-सी जगह पे बैठ के आपसे चलिए तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तो मैं आनंद स्वरूप वर्मा हैं, भारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी उनकी उम्र काफ़ी हो गई है। तो वो उनको मैंने एक जगह बोलते सुना था जब मैं अपने छात्र दिनों में ही था और पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था। तो उन्होंने कहा था कि जो पत्रकारिता ज़िंदा है वो छोटे-छोटे अखबारों, छोटी-छोटी मैगज़ीन्स, छोटी-छोटी वेबसाइट की वज़ह से ज़िंदा है। तो उसी दिन मैंने उनसे बात की थी और पूछा था कि ये कैसे मॉडल हो सकता है? तो उन्होंने बताया था कि आज़ादी से पहले किस तरीके से लोग पत्रकारिता करते थे, छुप कर, लोगों से चंदा माँग कर। और मेरी उनसे बहुत बहस हुई कि इसका इकोनॉमिक मॉडल क्या हो गया? क्या हमें मतलब बतौर पत्रकार हमें गरीबी में ही जीना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि कठिनाइयाँ तो हैं। आपको क्योंकि आप विज्ञापन नहीं ले रहे हो, तो आपको उसी के साथ पब्लिक जो सपोर्ट है, जो जनता है, तो उसी के सहारे पे ही आपको जिंदा रहना है। इसलिए मैं जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग इस सेशन में जुड़े हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी भी इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस को ज़रूर सपोर्ट करा करिए और ख़ासकर मतलब ये लगा लीजिए कि अ अ, जो छोटी-छोटी वेबसाइट हैं, जिनको किसी भी तरीके का कोई फेलोशिप या फंड नहीं मिल रहा है, जो टोटली क्राउड फंड के ऊपर ज़िंदा है, उन्हें आप ज़रूर ₹200, ₹300 चंदा ज़रूर दिया करिए। हम देखते हैं कि जो घरों में हमारे अखबार आता है, जिसमें 50 से 55-60% तक विज्ञापन होता है, उसके लिए हम ₹100 दे रहे हैं। मतलब वो आपको विज्ञापन भी पढ़ा रहे हैं, आप उधर से भी रेवेन्यू कमा रहे हैं और ₹100 आपसे भी ले रहे हैं। तो आप वो जो ₹100 हैं, वो किसी ऐसी छोटी वेबसाइट को या फिर जो आपको लगता है कि जनता के मुद्दे उठा रहा है, उनको दे दीजिया करिए, ताकि कम से कम वो महीने में 5 से 6 या 10 ग्राउंड रिपोर्ट अच्छे से कर पाए। जो भारत जिस जिस हिसाब से जिस ग्रामीण संकट से गुज़र रहा है, उसके ऊपर ढंग से काम कर पाए। अब अभी के लिए मैं ये देखता हूँ कि जैसे जो पत्रकारिता है, उसमें ग्राउंड ज़ीरो भी थोड़ा-सा गायब हो रहा है, तो आप भी थोड़ा समझा करें कि मतलब आप सारे समझदार लोग बैठे हैं, तो सिर्फ़ मोदी बेसिंग भी पत्रकारिता नहीं है, यानी कि सिर्फ़ सत्ता को बैश करते रहना, उसको गालियाँ देना और इस तरीके के वो भी पत्रकारिता नहीं है। आपको बहुत समझदारी से ये देखना है कि कौन आदमी ग्राउंड पे जाके वो सब दिखा रहा है, जो कि दिखाया जाना ज़रूरी है और जिसको सत्ता छुपा रही है असल में। वो सब दिखा रहा है, उसको आप सपोर्ट करिए। पत्रकार मतलब ये मैं ये मानता हूँ कि जो असल जो दुःख है, जो दर्द है, चाहे किसान का हो, मज़दूर का हो और या फिर गरीब, दलित, आदिवासी का हो, वो खुद अपने उनके हालातों को मैं जाकर दिखा पाऊँ, वो जो बात कह रहे हैं, उनको मैं सही से कहानी की शैली में या रिपोर्ट की शैली में परोस पाऊँ। वो मेरी ज़िम्मेदारी है, ना कि मैं उसमें अपने आप रिपोर्ट में अपने आप को बाहर ही ना निकाल पाऊँ और सारा ज्ञान मैं खुद ही दे दूँ। उसमें जो एक हिसाब से जो असल पीड़ित हैं, उनके बारे में बात ही ना हो या फिर वो अपनी बात कह ही ना पाएँ। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब पे ट्रेंड है कि ओपिनियन वीडियोज़ बहुत ज़्यादा चलते हैं और उसमें थम बहुत कैची सा थंबनेल दे देते हैं कि फलाने वरिष्ठ पत्रकार ने तो मोदी को धो डाला और वो बैठ के अपने उसमें एक हिसाब से पीछे उसकी किताबों का ऐसे रैक सा लगा होता है और वो बैठ के आराम से ज्ञान दे रहा होता है कि ये मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं और मतलब वो मोदी बेसिंग या फिर सत्ता की बेसिंग चल रही होती है। उसकी उसकी बजाय आप ऐसे पत्रकारों को देखा करिए जो गाँव-जवार से वीडियो बना रहे हैं,
छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे गांव से, और जो आंदोलन है उनसे वीडियो बना बना के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और जो ग्राउंड पे जो हो रहा है उसको दिखा रहे हैं। असल में ऐसे ऐसे पत्रकारों को आप लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। और दूसरा, एक मैं गुजारिश करूंगा कि लॉन्ग फॉर्म इंडिया में खत्म होता जा रहा है। लॉन्ग फॉर्म, हालांकि कैरावैन काफी अच्छा ट्राई कर रहा है और उन्होंने जिंदा भी रखा है, और बहुत सारे और भी पोर्टल हैं जैसे स्क्रोल है या फिर और जो दूसरे पोर्टल हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं कि लॉन्ग फॉर्म में बात हो पाए। आपको वो एक जो ग्राउंड पे जो घट रहा है उसकी पूरी समझ हो, पूरी उसका आपको हिस्ट्री भी पता हो, तो लॉन्ग फॉर्म आप भी कोशिश करा करिए कि लॉन्ग फॉर्म पढ़ पाए। जैसे जो हमारे एक्टिविस्ट लोग हैं, मैं उनको देखता हूँ कि उनको सिर्फ इंसिडेंट की समझ होती है। कई बार उसके इंसिडेंट के इर्द गिर्द क्या हुआ, उसकी इतिहास क्या है, वो कैसे शुरू हुआ, और वो मतलब एकदम से इतना बड़ा कैसे बन गया, उसके बारे में जानने के लिए आपको लॉन्ग फॉर्म पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि मैगजीन्स आप जरूर पढ़ा करिए। मैं जिन पत्रकार का नाम ले रहा था, वो एक मैगजीन निकालते थे, तीसरी दुनिया, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिनके ऊपर बात ही नहीं होती है, उनके ऊपर वो पत्रिका निकालते थे, लॉन्ग फॉर्म लिखते थे। आजकल कैरेवन मैगजीन आप थोड़ी सी महंगी है, लेकिन आप थोड़ा सा क्योंकि वो सरकार के और कॉर्पोरेट के खर्चे पे नहीं होती, आपके खर्चे पे, तो आपको उस पे लगाना चाहिए। हर महीने आप कैरेवन या फिर जो इस तरीके की मैगजीन्स हैं, दस्तक हो गई, इस तरीके की मैगजीन्स आप खरीदा करिए, और लॉन्ग फॉर्म को भी जिंदा रखिए, और साथ में जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जो लोग कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर पाए। मुझे लगता है कि इतना काफी होगा। आई थिंक मनदीप ने बहुत ज्यादा पते की बात करी, और कई बार ऐसा होता है कि ऑल ऑफ अस वी गेट यू नो हम बह जाते हैं जस्ट लुकिंग एट द इंसिडेंट, एक इंसिडेंट को ही देख के हम काफी बह जाते हैं, और वी डू नॉट नो कि उसका रूट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। और कई बार कैची इंटरनेट कॉन्वर्सेशंस में हम रह जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं। सो इट इज वेरी एसेंशियल कि हम सत्ता के ऊपर सवाल उठाएं, लेकिन सवाल उठाने का तरीका ये है कि हम उन लोगों को, उन जर्नलिस्ट को फॉलो करें सच्चाई जानने के लिए, जो चीजें सत्ता छुपाना चाह रही है। अगर सत्ता छुपाना चाह रही है, इफ द पीपल इन पावर आर ट्राइंग टू हाइड द कंडीशन ऑफ अ हॉस्पिटल्स, तो हमें उन जर्नलिस्ट को फॉलो करना है जो कि असलियत दिखा रहे हैं अस्पतालों की, के फला जिले में अस्पतालों का ये हाल है। अगर सत्ता छुपाना चाह रही है कि अभी भी लोग धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वी नीड टू फॉलो जर्नलिस्ट जो दिखाएं that who are the people who are still on who are still fighting for the rights, या अभी भी आशा वर्कर्स की हमें सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं कि अभी भी आशा वर्कर्स के को उनके प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं मिले हैं, उनको प्रॉपर छुट्टियां नहीं मिली है, राइट्स नहीं मिले। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ ओपिनियन बाजी नहीं करनी है, जैसा कि मनदीप ने कहा, बल्कि वी नीड टू सपोर्ट जर्नलिस्ट जो कि मुद्दे उठा रहे हैं, पीपल, वो जर्नलिस्ट हु आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट इश्यूज दैट आर वेरी वेरी एसेंशियल from ground zero. And the second thing that Mandeep said, which is really important, is long form, the long form of journalism, जो कि रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे लोगों तक पहुंचाता है। complete format is presented to all of us, where we know where it is coming from, how it is coming from, how it is coming, and what are the ramifications, किस तरीके से ये किसी भी चीज की बुनियाद क्या है और आगे कैसे बढ़नी है। There's a call, what Mandeep has given us is a call to support independent journalism. You can subscribe to their channels if you think you cannot pay up for all the magazines, but support magazines, support independent voices, because they are the only वो अकेली आवाज हैं इस grim time में, they are the only voices that are going to keep us going, और वही हमें आगे लेके जाएंगे, और वही सच्चाई के ऊपर पर्दा जो लगा हुआ है उसको हटाएंगे। और हमेशा से ही ऐसा रहा है। और द ओनली वे ये जर्नलिज्म आगे बढ़ेगा अगर युवा साथ मिलकर, हम और आप जैसे लोग सब साथ मिलकर इन आवाजों को, इन मैगजीनों को, इन प्लेटफॉर्मों को सपोर्ट करेंगे। एल्स it's going to be very difficult for troops to survive. Thank you so much मनदीप जी, आपके इनसाइट्स के लिए और आपकी बातचीत के लिए। और हम आई होप कि जो कॉल है सपोर्ट करने की इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को, जो नुस्खा दिया है मनदीप जी ने, द होल रेसिपी टू कीप important journalism, true journalism, honest journalism alive, हम उसे रोजमर्रा में फॉलो करेंगे, धीरे धीरे करके भी फॉलो करेंगे। we'll be supporting a lot of we'll be supporting truth in so many ways. अब हम जाते हैं, यही बात करने के बाद अब हम जाते हैं अखिला की तरफ।
आप उनका इंट्रोडक्शन ये है कि वो एक फेमिनिस्ट पोएट हैं, स्टोरी टेलर हैं, फिल्म मेकर हैं. शी इज द co-founder of Leading Lines digital marketing platform. She's also the co-founder of Parcham, a group committed to a just world respectful of diversity. She works with youth in Parcham, helping them articulate their politics through poetry and prose. A tool that is very, very personally, very, very close to my heart. के हमें लगता है कि कविता ना सिर्फ हमें ये बताती है, ना सिर्फ हमें हिम्मत देती है अपनी बात को आगे रखने की, ना सिर्फ हमारे रेजिस्टेंस को एक जबान देती है, बल्कि नज़्में और कविताएं हम मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, भविष्य में कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं, जिसमें न्याय हो, जिसमें बराबरी हो, जिसमें एकता हो, उस दुनिया का जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंस्ट्रक्शन करने की स्पेस देती है कविता. तो अखिला, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि हमेशा से हमने देखा है कि कोई भी तरीके का आंदोलन हो, उसमें कविताओं ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है. तो आप बताइए, अपने काम के बारे में हमारे साथ साझा करिए और बताइए कि ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 2-3 इयर्स, स्पेशली जब से करंट सरकार पावर में आई है, किस तरीके से कविताओं ने अपने कंधों के ऊपर और ये जिम्मेदारी उठाई है एक्सपोज करने की सिस्टम को, और कैसे कविता टूल बनी है युवाओं का. अखिला. थैंक यू सो मच साबिका. और मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि गरिमा और मनदीप ने जो बात रखी वो शायद बहुत ही अच्छी तरीके से एक खुलापन लेकर आ रही है हमारे चेहरे पर कि आज का समाज किस किस दिशा में जा रहा है, कि हम किस तरीके में या किस वक्त में हम से गुजर रहे हैं. मैं जब अपने काम की बात रखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ, या मैं लिखती क्यों हूँ, अगर मैं वहां से शुरू करूँ, या मेरे लिए नज़्में लिखना क्यों अहम है. तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं खुद के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती हूँ, या मैं बात करती हूँ इज़हार ख्याल के अपने हक की बात करती हूँ, तो मुझे लगता है शायद नज़्म ही एक बेहतरीन जरिया है खुद को, अपने ख्यालात को लोगों तक का रखने का. और वहीं से मेरी एक सफ़र शुरू रहा है लिखने का. और वही एक तरीका भी था और लोगों के साथ में जुड़ने का, जो लोग लिखते हैं, जो लोग मेरे साथ में मेरे जो नौजवान साथी है जो अपने रोजमर्रा चीजों के ऊपर लिखते हैं, जो लोग लिखते हैं उनकी बस्तियों में क्या चीज नहीं है, जो लिखते हैं कि उनके इस वक्त के हालात क्या है. और मुझे लगता है कि वो जुबान में हिम्मत इसीलिए मिली है कि हम बहुत ही हक के साथ इस जमहूरियत में यकीन रखते हैं, और जो जमहूरियत ने हमको जो एक तोहफा दिया है, जिसे हम कहते हैं कि सबसे बड़ा तोहफा है कि हम अपने ख्यालात लोगों तक पहुंचा सकते हैं. और मुझे लगता है कि वो चीज को हमें किसी भी हद तक संभाले रखना है. जैसे साबिका ने कहा कि हमें और उसे मजबूत करते आना है. तो नज्म और पोइट्रीज लिखना या स्टोरीज लिखना या अपने तजुर्बात लोगों से शेयर करना, मुझे लगता है कि ये एक जरिया है. और जहां तक हम बात करते हैं हिंदुस्तान में जो आने वाले सालों में यूथ जो है वो 64% यूथ हो जाएगा, और आई थिंक ये बहुत ही दुनिया का यंगेस्ट कंट्री होगा हमारा हिंदुस्तान. और अगर उस हिंदुस्तान में अगर कहीं भी रुकावट रही कि नौजवान क्या बात कर पा रहे हैं या नहीं, नौजवान अपने ख्यालात रख पा रहे हैं कि नहीं, तो हमें बहुत सोचने की जरूरत है कि ऐसे अगर मुश्किलात आ रहे हैं तो क्यों आ रहा है. और कहीं ना कहीं पूरा जो एक माहौल बना हुआ है जो ये है कि सवाल उठाने पर कहीं लोगों को रोका जा रहा है. सवाल उठाना जो एक हमारे कल्चर में ये हो गया कि अगर आप सवाल उठा रहे हो तो इसका मतलब आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो. तो वो चाहे अपने घर के माहौल में हो, चाहे हमारे कैंपस में हो, चाहे हमारे सड़कों पे हो जहाँ पर हम बैठते हैं और एक पुरअमन तरीके से सवाल उठा रहे हैं, वहां भी ये मानना कि अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं. तो इस कल्चर को समझने की और कल्चर को तोड़ने की बहुत जरूरत है. और यही एक मुझे लगता है कि तरीका है जो हमारे युवाओं को आगे आना है, चाहे फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे फिर वो पोइट्री लिखते हो, चाहे फिर वो कार्टून बनाते हो, या फिर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो, या फिर जर्नलिज्म कर रहे हो. लेकिन तरीका है कि अलग अलग क्षेत्र में जहां भी वो है वो अपने इज़हार ख्याल
राह की, जो हमारे जो हक है उसकी इस्तेमाल करें, और उसका इतना इस्तेमाल करें ताकि कहीं भी कोई अगर ये लफ्ज इस्तेमाल करता है कि मैं महफूज नहीं करती हूँ, मैं महसूस नहीं करती हूँ जब मैं अपने ख्याल रखने के लिए, तो ये हम सबके लिए बहुत सोचने की बात है कि अगर कोई इंसान इनसिक्योर फील कर रहा है कि वो अपनी बात नहीं रख पा रहा है, तो हम एज इन ग्रुप, एज इन कलेक्टिव हम क्या इकदाम कर सकते हैं उनके लिए। दूसरा, मुझे बहुत लगता है ये बात रखना जरूरी है कि हम अक्सर देखते हैं कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आज क्या हो रहा है, लेकिन एज एन मुस्लिम और एज एन बीइंग मुस्लिम विमेन कई बार जो है मेरे इजहार ख्याल के ऊपर बहुत बार समाज से जिस तरीके से रोक टोक आती है, मुझे लगता है उसके ऊपर भी बात रखने की बहुत जरूरत है। ना सिर्फ लार्जर स्टेज पर क्या रोक टोक है, चैलेंजेस है, लेकिन मुझे विद इन कम्युनिटी, विद इन माई होम, हमें किस तरीके से अपने इजहार ख्याल को कि जो हक है उसे बचाए रखना बहुत जरूरी है। और मैं यही अपना बात रखना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मैं शायद नज्म में और बेहतर रखूं, और अगर साबिका आपकी इजाजत हो तो एक छोटी नज्म पेश करूं। जी जी, इरशाद इरशाद प्लीज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नज्म का उन्वान है लिखना तुम। लिखना अगर कलम ना मिले तो राख से, साहिल पे बिखरी रेत पे शाख से, गर सांसें उभरती हो हाथ कपकपाते हो, हर चीख में छुपी खामोशी से लिखना तुम। सुबह में ना लिखो तो रात में, बावर्ची खाने में या आराम से, जिंदान की दीवार पे लिखना तुम। खौफ के हलक में कपकपी सी हो जाने दो, खौफ के हलक में कपकपी सी हो जाने दो, हमें शर्मिंदा करती हर निगाह झेप जाने दो। इनके हर मरसिए पे शाद के गीत, नफरत की चादर पर रक्स करते गले मिलते, मीत लिखना तुम। वर्क ना मिले तो हाथ पे पाँव तलवे पे पेशानी पर उंगलियों की नोक से लिखना तुम। लिखना जब तक लफ्ज पाबंदी पर पाबंदी न लग जाए, अदब में जगह ना मिले तो चौराहे पे ही सही लिखना तुम। लिखना जब तलक लिखने का मरसिया और ये मरहला दुश्वार है हमवार ना हो जाए। ये फेल खास सभी के लिए है, ये फेल खास सभी के लिए है, पर सभी के लिए आम हो जाए लिखना तुम। शुक्रिया। वाह वाह वाह, बेहद लाजवाब अखिला। और जो अखिला ने बात कही कि sometimes poetry is the only tool that we have to talk about what is happening to us and to connect with each other, to write together. और जिनकी कविता में, जिनकी नज्म में ये बात थी that we have to write, even if it is not in our homes, even if we don't get any space to write, we have to come out on the streets and write on the चौराहास। हमें चौराहों पे आके लिखना है, बावर्ची खानों में लिखेंगे हम, and we are those people who are fighting for justice। तो हम लोग हक की बात हर जगह लिखेंगे। अगर हमें कैद कर लोगे तो जिंदानों की दीवारों पे लिखेंगे। We are going to write our dreams and our truth on the walls of prisons themselves. So it has become very very essential. अगर आप बताइए कि हमने देखा है कि स्पेशली CNRC आंदोलन के समय में भी, अभी भी, और फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी, और मतलब पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि बहुत सारे युवा कविताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कविताएं लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो हमारे अंदर बहुत उम्मीद जागती है इन युवाओं को देख के। लुक एट इवन younger people as young as 16, 17, 18 years old, writing and speaking up through poetry and using poetry as a tool. वो कविताओं को कैसे एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं सवाल उठाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। तो आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं युवाओं में जब फ्रीडम, जब वो एक्सप्रेशन जो यूज करते हैं और आई थिंक मुझे लग रहा है कि बदलते माहौल के साथ में जिस तरीके से पहले यूथ लिखते थे, आज कहीं ना कहीं एक डर का, एक खौफ का माहौल है। कहीं ना कहीं वो खौफ जो है उनको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, कौन से अल्फाज लिए जाए, और कौन से अल्फाज से उनको
प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो ये चैलेंज उनकी नजर में भी है, और बहुत बार मैंने देखा है उनके साथ में काम करते वक्त या उनके साथ में बात करते वक्त कि जैसे अभी गरिमा ने कहा कि मीम्स अगर क्रिएट हो रहा है तो कौन से मीम्स के लोग खिलाफ हो सकते हैं, कौन से मीम्स के मीम उनको तकलीफ में पहुंचा सकते हैं, ये भी चीजें नजर आई। तो एक डर का जो माहौल है, मुझे लगता है ये जो युवा पीढ़ी हम कह रहे हैं, वो जो डर का माहौल जो बनाया जा रहा है वो बहुत चैलेंजिंग है, उसे तोड़ने की बहुत जरूरत है। तो जैसे आज अगर मैं कह रही हूँ कि हम ऐसे एक सेफ स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जहां पर हम आकर बात कर रहे हैं, आप आकर बात कर रहे हैं, तो ऐसे और भी स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है जहां युवा महफूज महसूस कर सके, सेफ महसूस कर सके, और वो आकर अपनी बात करे, और ना सिर्फ बात करे बल्कि वो सेफ स्पेस जो है वो लार्जर ऑडियंस के सामने निकल कर आए। तो ये एक कदम हो सकता है। हम बहुत मानते हैं कि सरकार जो है वो एक ऐसे अपना छवि बना रही है ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी छवि बना रही है कि जहां पर सरकार ऐसी छवि बना रही है जो खुली छवि है कि वो कितनी प्रोग्रेसिव है या कितने लोगों को मौके कर रही है, कितने डेवलपमेंट की बात कर रही है। लेकिन अगर जो ये खोखली जो उसके नीचे जो उसकी हकीकत है, मुझे लगता है उसको सभी के सामने रखने के लिए इन युवाओं की बहुत जरूरत है। तो चाहे वो रैप सॉन्ग हो, चाहे वो कविताएं हो, चाहे वो कार्टून हो, चाहे वो कॉमेडी हो, इन सब की चीजों की बहुत जरूरत है। आपने एकदम सही कहा फिला, दैट इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग ऐसी सेफ स्पेस क्रिएट करें। बहुत सारे लोगों को खौफ है लिखने का, अपनी बात को आगे रखने का, लाइक इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू से सर्टेन वर्ड्स। हमें नहीं पता कि कब हमें उठा के जेल में डाल दिया जाए, कोई धारा हम पे लगा दी जाए बिकॉज वी रिटन अ पर्टिकुलर पोएम, या हमने कोई जोक क्रैक कर दिया है, या हमने कोई गाना लिख दिया है, कोई नारा दे दिया है, या ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर दी है। कुछ भी वजह हो सकती है हमें, सो ये हमारी जिम्मेदारी दैट वी आर एबल टू क्रिएट अ सेफ स्पेस। बहुत शुक्रिया फिला आपकी बात का और आपकी बहुत बेहद खूबसूरत नज्म का। और आपकी नज्म सुन के मन करता है ये दुआ करें कि हर एक जो लिखने का हौसला है वो पाए कमाल पे पहुंचे, उसे और कुव्वत अता हो और सरफराज हो, और लिखे लोग अपने कलम से, और हर जगह लिखें जहां जहां उन्हें जैसे जैसे मौका मिले, चाहे वो अखबारों में लिखें और चाहे वो दीवारों पर लिखें, चाहे चौराहों पर लिखें, हर जगह हक की बात लिखते रहें लोग और लोगों तक पहुंचाते रहें। बस क्योंकि दामन वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, there's very less time left. I would like to come towards the conclusion and ask every panelist to or before that, अगर किसी के पास कोई भी सवाल है तो प्लीज आप चैट में लिखें ताकि हम लोगों तक ये पहुंचा सके, वो उन हमारे पैनलिस्ट से वो सवाल पूछ सकें। सबिका, मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा समय जो है वो एक खुला सत्र जैसा भी रख सकते हैं। अगर किसी को कोई साथी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो अपना माइक शेयर करना चाहते हैं या फिर सवाल करना चाहते हैं तो अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। तो इस्मत आरा जो हैं वो भी, अगर जो उन्होंने लिखा है वो कहना भी चाहें तो। हाँ जी, प्लीज इस्मत आप प्लीज बोलिए जो आपने लिखा है। हम पढ़ने जा रहे थे आपका मैसेज, बट आई थिंक आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग इस्मत, आप प्लीज। मैम मैं राजस्थान से हूँ मैम, और अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, लेकिन मैम अभी जो हमारे इंडिया में ये जो अभी जो मेन चीज है कोविड और देश की आर्थिक स्थिति जो भी बिगड़ गई है उस पर ना फोकस होकर के अभी भी मतलब बहुत जगहों पे हिंदू मुस्लिम देखा जाता है। तो मैम ऐसे लोगों को मतलब जागरूक करना चाहिए जिससे वो ये सब ना देखे, हमारे देश उन्नति उच्च मतलब प्रगति कर सके। इस चीज के बारे में बताएं आप प्लीज। अखिला, आप कुछ कहना चाहेंगे या कोई भी कुछ कहना चाहे इसके बारे में पैनलिस्ट में से? एक्चुअली मुझे सवाल में थोड़ा सा सवाल साउंड थोड़ा सा इशू हुआ था। अच्छा, तो इस्मत कह रही है कि हमारा जो मुल्क है उसमें
अभी भी लोग हर तरफ हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाते रहते हैं और लड़ाई होती रहती है। और अगर हम बेहतर चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो शायद हमारा मुल्क उन्नति की तरफ जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक मुझे लगता है कि ये हम सब महसूस कर ही रहे हैं कि किस तरीके से माहौल को बनाया जा रहा है, एक के खिलाफ दूसरे को खड़ा किया जा रहा है। ये तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक पूरा तबका है जो ये समझता है कि इसी तरीके से एक दूसरे को अगर हम उलझाए रखें तो आगे कोई बात नहीं होगी, आगे कोई बात नहीं हो पाएंगी। लेकिन साथ ही में ये भी सोचने की बहुत जरूरत है कि एक पूरा तबका जो है वो खामोश बैठा है, जिनके पास प्रिविलेज है, जिनके पास जो अपनी बात रख सकते हैं, जो पावर में है और जो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस तबके को आगे आकर एक एक बड़ी कदम उठाने चाहिए, जिस किस्म के माहौल बने उस माहौल के खिलाफ। और यही एक तरीका है कि जहां हम कहते हैं कि अगर हम जैसे हम कहते हैं ना कि हम नफरत को मोहब्बत से जो दिल जीत लेंगे नफरत का, तो हम कितनी मोहब्बत करते हैं। और अब ये मौका है कि हम अपनी जो हमारी अमन परस्ती है, जो हमारी हक परस्ती है, उसको सड़कों पर ले आए, क्योंकि अब वक्त आ चुका है, दहशत सड़कों पर आ गई है, नफरत सड़कों पर आ गई है। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि मोहब्बत सड़कों पर आए और अमन परस्ती और हक परस्ती सड़कों पर आए। एक यही तरीका होगा जहां पर हम शायद नफरत को मात दे सके। हाँ, एकदम तो अकलान जो बात कही वो एकदम सही है। कभी कभी लेकिन ये भी लगता है कि हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो अब सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि या फ्रिंज नहीं बल्कि एक मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन बन गया है। कि अब ऐसा लगता है कभी कभी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को दीवार के अगेंस्ट दबा देना और उनको और हाशिए की तरफ कुछ कर देना ही एजेंडा है, मतलब वही ही कॉन्वर्सेशन है और वो वही लोग चाहते हैं। और सिर्फ ये एक डिस्ट्रैक्शन नहीं रह गया है अब जैसे पहले हुआ करता था। अब तो पूरा सिस्टम तैयार किया गया है कि खाली दबाया जा सके माइनॉरिटीज को। एक दूसरा सवाल है सारे पैनलिस्ट के लिए कि freedom of thought, which is implicit in freedom of speech, but we often forget that we already have freedom of thought. freedom of thought के बारे में क्या कहना है आपका? अगर अग्रमा, मनदीप, आप अखिल, आप से कोई भी रिस्पॉन्ड करना चाहे तो प्लीज अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड करें इसको। What is the point of thinking that the arrest of Munawar Farooqi is illegal and immoral? What is the point of thinking it if you can't go out there on the streets and demonstrate against it? There is no point. I personally, maybe I'm not, मतलब मैं शायद इतनी evolved नहीं हूँ कि मैं आपका question समझ सकूँ किशोर जी, लेकिन अभी सिर्फ सोचने से क्या होगा? अगर आप सोच सकते हो कि हाँ ये बात गलत है, उसके अगेंस्ट आपको बोलना भी है ना। अब जैसे जो कुछ भी हाथरस में हुआ, अगर उसके अगेंस्ट सभी लोग को पता है, सब आई थिंक एवरीबडी नोज कि who was responsible for it. Everybody was very well aware of and the new cases that keep coming out against I don't want to, again I don't feel free enough to say exactly or even talk about the incidents as specifically as possible, right? सोचने से क्या होता है कि मैंने ये सोच लिया कि ये लिंचिंग गलत है, या फिर जो दिल्ली में अभी हुआ 9 साल की बच्ची के साथ, the Dalit girl that it happened to, and we know where it happened. I can't even say it out loud. मैं बोल भी नहीं सकती, मैंने बोला तो it is considered what is the point of it? और ये जरूरी, और and why is it that hate speech is allowed freedom? और जंतर मंतर पे आके कोई एंटी जो भी एंटी मुस्लिम बातें आके बोल रहे हैं, वो लिटरली आके they are calling for violence and they are out on bail. They have freedom of speech and we only have the freedom to think कि हाँ ये इन्होंने जो किया वो गलत है. Why should I, what is the point if I can't communicate to others and we can't organize against whatever is wrong? I don't see the point. Yeah, absolutely. I think it's very important for us कि हम लोग को ये आज़ादी होनी चाहिए कि हम अपनी बात को रख सकें, अपनी तरफ से हक को बयान भी कर सकें।
हाँ, आई थिंक जो किशोर जी बात कह रहे हैं, अभी भी कितने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी जब इवन दो सिस्टम चाहता ही नहीं है कि हमें सोचने की, लिखने की, बात करने की, जोक्स क्रैक करने की या कविताएं करने की आजादी हो, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं और लिख रहे हैं और बात कर रहे हैं, एंड यंग पीपल आर producing that kind of work that will lead us hopefully to better times. अब किशोर जी आप अनम्यूट करके बोलना चाहेंगे? Yeah, thanks. Thanks a lot. And this is lovely. Is this me or is there disturbance at Kishore ji's end? ये थोड़ी डिस्टर्बेंस है वहां से। किशोर जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। एक्चुअली नहीं आ रही है, वो शायद हैंग हो गया है उनका। अच्छा अच्छा, आई थिंक वील मूव फॉरवर्ड। आई थिंक किशोर जी कहना चाह रहे हैं कि काश हम लोग मतलब कई बार हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना हुआ है जो कि हम लोगों को सोचने तक की आजादी नहीं देता है, और वो बना इसलिए है ताकि जो हम आम लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो बचपन से ही वही चीजें सोचे जो कैपिटलिज्म और नफरत के सिस्टम को फीड इन करें। वी ओनली वांट पीपल who we are basically manufacturing people who are going to serve the current establishment, who are going to serve capitalism, who are going to act as as part of the labor force continuously, without having their own ideas, without having their own minds. So it is important to rethink education. हमें शिक्षा नीति जो है उसको दोबारा से सोचना है और उसे ऐसा बनाना है कि हमारे जहनों में सिर्फ और सिर्फ वो इल्म ना हो जिससे हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और एग्जाम्स को निकाल लें, बल्कि सियासी शऊर भी हो। We should also have political awareness. Our younger generation should also know how to be empathetic, kind, should also understand ideas of justice. I think this is what Kishore ji was trying to say. To close this, I would like to go to our panelists and ask each one, but उससे पहले हम ये भी बताना चाहेंगे कि मीरा ने जो लिखा है कि कैसे वो ट्रेन में है और बाकी लोग भी अकेला आपकी कविता सुन रहे हैं, तो बस लास्ट वर्ड्स, आखिरी कुछ शब्द जस्ट टू क्लोज दिस कॉन्वर्सेशन, अ मैसेज फॉर द यंग ऑफ दिस कंट्री ऑन इंडिपेंडेंस डे व्हाइल वी अप्रोच यौम आज़ादी। आप लोग हमारे जो हम पैनलिस्ट हैं वो हमारे युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? वी विल बिगिन विद मनदीप जी। मैं समझ नहीं पाया सवाल पूरा, मैं माफी चाहूंगा। सवाल है कि आप ये जो हमारा ये हफ्ता है, जब हम यौम आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, आजाद स्वतंत्रता दिवस आ रहा है 15 अगस्त को, तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप हमारे मुल्क, हमारे देश के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या कॉल टू एक्शन देना चाहेंगे? मेरा मानना है कि देखिए, जो भी हमारे देश में अभी हो रहा है, तो उसमें आप अगर छात्र हैं तो आपको बिल्कुल उसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स और उस तरीके से आप उसमें समझ के आप भाग लीजिए। अगर युवा हैं तो युवा के हिसाब से, अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, पत्रकार हैं, तो अपनी पत्रकारिता ईमानदारी से करिए। अगर आप एक्टिविस्ट हैं तो आप ठीक है, सोशल मीडिया पे भी करना ही चाहिए, लेकिन ग्राउंड पे भी जाइए। मैं एक अगर क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट इस सेशन में बैठे हैं, तो मैं मतलब एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, अगर आप देख पाए कर पाए ये चीज। अभी के लिए पिछले 5-6 सालों का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो जन आंदोलन जिनकी मैं कवरेज करता हूँ, तो उनमें जाकर मुझे लगा है कि जो हमारे युवा हैं वो काफी इंडिविजुअलिस्टिक हैं, यानी कि वो अकेले अपनी प्रोजेक्शन और इन सब में लगे रहते हैं।
टीम में काम नहीं करना चाहते होते हैं। मैंने कई आंदोलनों में ये महसूस किया है। असल में मैं जन आंदोलनों की लगभग रिपोर्टिंग करता ही हूँ, चाहे CNRC हो या फिर किसान मजदूर का कोई आंदोलन हो या फिर जंतर मंतर पे भी जो होते हैं, तो उनको मैं लगातार देखता रहता हूँ। तो इंडिविजुअल प्रोजेक्शन की बजाय अगर आप एक टीम में, बेशक से टीम का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप मेंबरशिप ले लो उस ऑर्गेनाइजेशन का या फिर उस का आप कैडरी बन जाओ, मैं ये नहीं कह रहा, पर एक टीम की तरीके से आपको काम करना चाहिए। ये ना हो कि आप गए और फोटो खिंचवाया। तो मतलब जैसे देसी भाषा में जो हरियाणा और पंजाब की जो भाषा है, ग्रामीण भाषा, उसमें मैं ऐसे सेक्शन को दो चीजों में वो करता हूँ। एक होता है नंबर कुट्टू सेक्शन, दूसरा होता है जुगाड़बाज सेक्शन। जुगाड़बाज सेक्शन अपनी जुगाड़बाजी करता रहता है, जो आजकल के युवाओं में देखने को मिला। नंबर कुट्टू मतलब उसको अपना फोटो निकल जाने से और अपना मतलब नाम हो जाने से तक ही मतलब। तो आप इस आजादी में कम से कम ये नंबर कुट्टू सेक्शन और जुगाड़बाज सेक्शन ना बन के जेन्युइन आप अपने एक इंसान होते हैं सही, और जो वो बनिए और टीम में काम करना भी सीखिए। और साथ में जो भी आप काम करें, छात्र राजनीति से लेकर युवा हैं, पत्रकार हैं, जो भी आप हैं, उसको हमको बहुत ईमानदारी से करिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप, आपने एकदम सही बात करी कि बदलाव तभी आएगा when young people, when the youth of this country are going to come together. आप जो भी अपना काम करें, whatever work that you're doing, you should do it with honesty, keeping justice, kindness, empathy in mind, and it is important to work as a community, क्योंकि हम लोग तभी ही तोड़ सकते हैं सत्ता को, और रेजिस्टेंस हमारा तभी कामयाब होगा जब हम लोग कम्युनिटी के साथ, एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ेंगे, then only we can move forward. So I think मनदीप जी का ये मैसेज है हम सबको, that it is very essential कि जो भी काम हम करें वो ऑनेस्टी के साथ करें, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, हार्मनी, उसको जहन में रखते हुए काम करें, और कलेक्टिव्स बिल्ड करना और कम्युनिटी बिल्ड करना, दैट इज द ओनली आंसर. कॉलिंग पीपल इन is the only answer to ensuring that hate is, or systems of power are dismantled. Next, Agrima, what is your message to the youth of this country? I just feel that there is a very short attention span that we have, especially on social media, because of which what ends up happening is that people, the youth, they are very opinionated, and I really appreciate that about them, that you are so opinionated. And I feel that I think they should do their research behind. So what is happening now is that, in order to rile the youth up, this is what I noticed. What they do is they have this IT cell or whatever. They have these very established institutions that are out there to rile you up in a particular fashion. So what they'll do is वो आपको एक clip दिखाएंगे out of context. ये आपको आपका to enrage you, to get your passions working against everything, so that you are distracted. I would say go back and do your own research, question everything, and when you see a particular clip कि आपको कोई बता रहा है कि वो लोग पता नहीं प्रो पाकिस्तान नारे निकाल रहे हैं, या फिर वो बोल रहे हैं कि इस कॉमेडियन ने बहुत ही इंसल्टिंग चीज बोली किसी देवी या देवता पे, आप पूरा जाके क्लिप देखो अपने लिए, एंड आप अपने लिए डिसाइड करो कि whether what was said in its entirety, in view of the full context, is it worth outraging over or not, and then move on from there. Focus on the real news, so that, and don't pay attention to outraging against stupid things. Is all I'm saying. I don't think, even I believe that comedians don't deserve prime time. They don't deserve to be on prime time news. Important stories like the kind of stories that Mandeep Punya is bringing to you, those are important. This is not important. This is not newsworthy. That's all I'd say. I think absolutely what Agrima has said, and Mandeep has also mentioned earlier, is that don't make opinions based on short clips, based on just 2-3 phrases that are there on the internet. It is very essential for the youth of this country to read more, to know more, and to see the context of where the news is coming from. कौन news लेकर आ रहा है, कहाँ से लेकर आ रहा है, और कितनी लेकर आ रहा है. These are the 3 things that we need to keep in mind before we
form our opinions about them. तो कोई भी वीडियो सिर्फ उसके 2 मिनट देखकर आप outrage होने के बजाय it is important to see the entire video so that हमें पता हो कि किसने शेयर करी, क्यों शेयर करी, कितनी शेयर करी. Because a lot of our comrades, साथी are actually at the receiving end of this kind of big news and are behind bars because of that. अफिला, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? आई थिंक मुझे लगता है कि आज की यूथ के लिए खासकर ये बहुत है कि जो गरिमा ने कहा कि हमें समझने की जरूरत है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं या कैसे अपने ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं. तो ये ना हो कि चल रहा हूं मैं हर एक झोंके के साथ, नहीं पहचानता हूं अपने रहबर को अभी तक. सो रहबर और लीडर्स को मुझे लगता है झुंड में शामिल ना हो, बल्कि रहबर और लीडर्स को समझे और जो हमारी जो सवाल करने की जो हमारी हक है, जो हमारे कल्चर जो है, जो हम कहते हैं कि गुरु शिष्य का जो कल्चर है उसे कहीं ना कहीं तोड़ने की जरूरत है. तो ये अगर हम सवाल करते हैं तो हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ये जहन से हटाकर हर जगह जहां आप खड़े हो, जहां आपको लगता है सवाल आपके जहन में है, चाहे वो कैंपस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपकी कम्युनिटी हो, आपको वहां पर बात करनी है. दूसरा मुझे लगता था कि दूसरा इसी ग्रुप को, मुझे लगता है यूथ को ये समझने की बहुत जरूरत है कहीं हद तक जो है वो उनके विद इन उनके अंदर काफी मार्जिनाइजेशन भी है. तो चाहे वो क्लास की हो, कास्ट की हो, मजहब की हो या जेंडर की हो, तो उसको भी समझते हुए और आप किस प्रिविलेज पर खड़े हो उसको भी समझते हुए अपने एक ओपिनियन क्रिएट करें. Thank you, Akhila. I think this was another most important message, that how it is important for us to ask questions. सवाल पूछते रहिए और हर जगह हमारा सिस्टम ऑफ पावर सिर्फ दिल्ली में नहीं बैठे हुए हैं. मतलब हमारा सिस्टम ऑफ पावर्स फाइंड एक्सप्रेशन एवरीडेनेस हमारे घरों में, हमारी कम्युनिटीज में, हमारे वर्क स्पेसेस में, हमारे आंदोलनों में, हर जगह के ऊपर ये सिस्टम्स मौजूद हैं. और बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बिना हिचकिचाहट के हम कोशिश करें कि जितना हो सके सवाल पूछें और उन सवालों के जवाब तलब करने की कोशिश करें. इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कीप आस्किंग क्वेश्चंस and keep asking the right questions and finding the answers to them. And as Neera has also said that that there's increasing need कि हमें इंट्रोस्पेक्शन की, साइंटिफिक टेम्पर की, कॉन्टेक्स्ट समझने की, हर बात की, हर आप मतलब इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. खासकर अगर हम लोग न्याय और हक की लड़ाई कर रहे हैं, हम ये इस बात पे यकीन रखते हैं that we are activists or we are people who are working for social change or we are on quote unquote the right side of the conversation, it is important for us to be even more careful about what we share, what we propagate, what we write and what we ask. So I think thank you सबको अपनी बात सामने रखने का और समय देने का. थैंक यू अफिला, थैंक यू अग्रमा, थैंक यू मनदीप. आप तीनों लोगों का काम लाजवाब है, बेमिसाल है. एंड प्लीज आप लोगों के जो भी आपका फॉर्म ऑफ आर्ट है, चाहे वो आपका जर्नलिज्म हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो आपकी कविता हो, फ्रॉम आवर साइड लॉट्स ऑफ सलाम टू दैट. and you give us a lot of hope. और आज की बात बस हम एक छोटी सी कविता से खत्म करना चाहते हैं, जिसमें हम अपनी वीडियो बंद करेंगे because I'm using my phone. Before anything, thank you so much for adding me to this panel. I think Akhila and Sabika, you're both so eloquent, and it was really an honor being here. And Mandeep, you and Nodeep are superstars, yaar. Like, I don't know how you did what you did, but seriously, I am like their biggest fan. So, absolutely, same. I'm a huge fan of all the panelists right now, and each one of you give us so much hope. It is unbelievable and incredible. तो ये नज़्म है, क्योंकि आज़ादी से मौका आ रहा है, तो ये नज़्म है. इस नज़्म का नाम है आज़ादी मुबारक, और वो कुछ ऐसे है कि आज़ादी मुबारक, साम्राज्यत से, अंग्रेजों से, गुलामी से आज़ादी मुबारक. लेकिन आओ आज अदम का कहा सुनते हैं, दिलों पे हाथ रख कि आज़ाद देश में कौन आज़ाद है और कौन नहीं. किसी को रात सड़क चलने की आज़ादी, किसी का हर कदम मुहाल हुआ, किसी की नफरती स्पीचों पर बजी है तालियां, किसी की आवाज़ हक पर बड़ा बवाल हुआ, किसी को स्कूल में, कॉलेज में पढ़ना लिखना है आसान,
किसी को एक वजीफे के लिए दर दर भटकना है, किसी को मिल गई कुर्सी सितम करने के बाद, किसी को बेगुनाही में बेकैदी बन के रहना है, किसी की गाड़ियां फर्राटे से हर सिमत दौड़े, किसी की व्हील चेयर के योग्य सड़कें ही नहीं है, किसी को गालियां देने की आजादी मिली है, किसी के हर एक लफ्ज पर पहरे बिठाएं, किसी को प्यार की शादी की आजादी मिली है, किसी को बस खुद ही होने की लंबी सजाएं। कोई सो सकता है जब चाहे जैसे चाहे रातों को, किसी की नींद भी अब खौफ ने छीनी हुई। लोगों का उठना फिरना चलना कितना है आसान, कई की उम्मीद आज भी धुंधली हुई है। किसी को आसान है बस नंबर लगाकर उठाकर घर पे सबकी खैरियत लेना, किसी का इंटरनेट और फोन तक बंद कर दिया है। कई मजदूर धरने दे दे के अब थक चुके हैं, यहाँ मालिक की अगली ट्रिप का प्रबंध कर दिया है। किसी को डर नहीं बस नाम है तो नागरिकता, किसी को डर नहीं बस नाम है तो नागरिकता, किसी को कागज ढूंढने का पाबंद कर दिया है। सुनो, तुमको है आजादी न कपड़ों की, न धरनों की, न खुद के चुने जेंडर की, साथी प्रोनाउनों की, न पॉलिटिक्स की, कविता की, ना ही सेमिनारों की, किसी पर रोक है सांसों की, ताजी हवाओं की। मगर ये जंग है साथी जिसे लड़ते है रहना, न थमना है न रुकना है आगे बढ़ते रहना। Because freedom isn't instant. It is the tapestry we will continue knitting, putting together piece by piece every morning, every night with our blood and sweat, slogans and songs, PILs and pamphlets. हम बावले मतवाले मोहब्बत करने वाले, अपने कंधों पर जहानों को संभाले, बताने आए हैं तुमको एक बात फौलादी, 74 साल गुजरे हैं मगर जारी है अब भी, 74 साल गुजरे हैं मगर जारी है अब भी, हमारे मुल्क के हर मोड़ पर एक जंग आजादी, हमारे मुल्क के हर मोड़ पर एक जंग आजादी। तो लेट अस कंटिन्यू फाइटिंग फॉर आजादी एवरी डे। चल रही है, जारी है, उसको हमें लड़ते रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पैनलिस्ट का, NAPM का। और जितना युवा संवाद करेगा उतना युवा आगे बढ़ेगा और हक की लड़ाई लड़ेगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू Savika, thank you everybody. थैंक यू सबिका। और हमारे साथ में जो भी आज स्पीकर्स जुड़े, अग्रिमा, अकीला और मनदीप, आप सबका आज के सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस ये सत्र का अंत करते हुए 2-3 बातें रखना चाह रही थी। आज का जो सत्र जो पूरा का जो मतलब थीम था अभिव्यक्ति की आज़ादी, कुछ समय पहले देखा जाए तो ये जो आज़ादी शब्द है उसी पर इतनी सेंसरशिप लगा दी गई थी कि लोग जो है आज़ादी का शब्द का सुनते ही जो है वो कान खड़े हो जाते थे कि लोग क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा अग्रिमा शुरुआत में कह रही थी कि कुछ लोग जो हैं वो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका इस्तेमाल कुछ लोगों के लिए करना आसान है आज के टाइम पे, पर कुछ जो माइनॉरिटीज में हैं लोग उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो थोड़ा मेटाफोरिकली कहें तो एक तरीके का जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स होते हैं अमेज़न वगैरह जैसी, जब वो कभी कोई ऑफर देते हैं तो वो ऑफर में भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। आज के टाइम पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का को भी इस तरह से लेके आया जा रहा है कि उसके भी कंडीशंस अप्लाइड हो गए हैं। लेकिन अंतर बस इतना है कि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं इनसे हम खरीदने जाते हैं, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो हमें संविधान के रूप में के तहत हमें एक अधिकार के रूप में, एक हक के रूप में मिला है, हमारा है और हमारा रहेगा। उसे उसके लिए कोई कंडीशन अप्लाई हो या ना हो वो उसका हम इंतजार नहीं कर सकते। और जैसे मनदीप भी जो पूरे जर्नलिस्ट के बारे में कह रहे थे और ये बात निकल कर आई थी कि जंतर मंतर पे अभी हाल ही में किस तरीके से पूरा हेट स्पीच करा, वहां पे भी एक साथी जर्नलिस्ट थे अनमोल प्रीतम, उनका मैं इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने उसमें एक बहुत ही अच्छे से ये बात रखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे चुनना था मेरे शरीर पर चोट लगे या मेरी आत्मा पर चोट लगे, उसमें से एक कुछ, और शरीर तो कभी ना कभी खत्म होता ही है लेकिन मेरी जो सोच है वो लोगों के जरिए हमेशा जिंदा रहेगी। तो उस हिसाब से मैंने चुनाव किया। और तो यही सब बातों के साथ में आज का जो हमारे पूरे इस महीने का जो थीम है वो आज़ादी है। इससे पहला जो सत्र था वो एजेंसी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन पर था, स्वनिर्णय अधिकार।
आज का सत्र फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर था, और आगे भी जो सत्र होंगे हमारे इस महीने वो भी आज़ादी के ही अलग अलग पहलुओं पर होने वाले हैं। तो मैं बस क्योंकि इतने कवि हैं पर मैं कवि नहीं, लेकिन मैं एक कवि की ही एक छोटी सी कविता पढ़ के ये सत्र जो है आज का अंत करने का कोशिश करूंगी। जो आप सबने सुनी है, गोरख पांडे जी की एक कविता है, उनका डर। तो वो मैं पढ़ती हूँ एक बार। वे डरते हैं, किस चीज से वे डरते हैं? वे तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद। वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे, जो कि हुआ जब CANRC और किसान आंदोलन जैसे जो आंदोलन निकल कर आए, उन्होंने इसी तरीके से जवाब दिया। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो पूरा इस्तेमाल करते हुए जब पूरे देश भर पे दबाव बन रहा था, इस तरीके के ही आंदोलन निकल कर आए जिसमें युवाओं ने बहुत ज्यादा अपनी भागीदारी दी। तो साथियों, इसी के साथ आज का सत्र हम यहीं खत्म करते हैं, पर आप सभी हमारे साथ अगले सत्रों में भी जुड़े रहेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। हम और मुद्दों पर और साथियों के साथ, स्पीकर्स के साथ जुड़ेंगे, मिलेंगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।